हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। और देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का अनिवार्य प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र है। तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने अभी तक वीडियो में 5 चैप्टर जो हैं, अपने पहले 5 पार्ट जो हैं वो देखे हैं। आज 6 चैप्टर हम इसमें देखेंगे, आधुनिक शिक्षा यानी कि मॉडर्न एजुकेशन। तो इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो नई वीडियोस जो डीएलएड को लेकर के आजकल हमारे चैनल पे चल रही हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इससे जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। 6 चैप्टर है आज का, आधुनिक शिक्षा यानी कि मॉडर्न एजुकेशन। तो इसमें हम देखिए क्या देखने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्प क्वेश्चंस हैं, वो हम देखेंगे। तो चैप्टर के अंदर देखिए इसमें क्या है, आधुनिक शिक्षा स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात। जिसमें देखिए ब्रिटिश शासनकाल में प्राथमिक शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ था उसके बारे में कुछ दिया हुआ है। चलिए ये देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1857 में भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति हुई। इस क्रांति का दमन करने के बाद 1858 में यहाँ सीधे ब्रिटेन की सरकार का शासन स्थापित हो गया था। लॉर्ड कैनिंग यहाँ के प्रथम गवर्नर जनरल एवं वाइसरॉय नियुक्त हुए और 1859 में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर कर लगाया और इससे प्राप्त धनराशि से प्राथमिक शिक्षा के विकास का प्रयत्न शुरू किया, परंतु इसमें उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। लॉर्ड रिपन ने 1882 में भारतीय शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन की नियुक्ति की। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में इसके 4 सुझाव बड़े महत्वपूर्ण थे। एक यह है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों लोकल बॉडीज़ पर छोड़ दे और प्रांतीय सरकारें इन निकायों को प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय का 1/2 और 1/3 भाग अनुदान के रूप में दे। तो इसके देखिए काफ़ी लंबी ये स्टोरी है और देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1857 में भारत में अंग्रेजी के विरुद्ध क्रांति स्टार्ट हो गई थी और इस क्रांति का दमन करने के लिए 1858 में यहाँ सीधे ब्रिटेन सरकार का शासन स्थापित हुआ था। इसमें देखिए तभी से ये जो शिक्षा है तब से यहाँ पे भारत में ये स्टार्ट हुई थी और इसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस इसमें जैसे जैसे समय बढ़ता गया काफ़ी सारे चेंजेस इसमें आते गए। और जो देखिए नई हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, उसके आधार पे अभी तक ये हमारी जो शिक्षा जो नीति चल रही थी वो चल रही थी और अभी 2020 आई है। तो काफ़ी सारे चेंजेस अब इसके अंदर होने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक इसमें हिस्ट्री थी, इतना ज़्यादा काफ़ी एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं जाएगा, ये बेसिक के लिए आपको ये बता दिया गया है। तो अब हम इसमें मेन देखेंगे हमारे क्वेश्चंस जो हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन कब से कब तक रहा। तो इसमें देखिए सन 1857 से लेकर 1947 तक भारत पर ब्रिटिश शासन रहा है। ये मेन क्वेश्चन है, हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल रहे हैं। तो अगर आप ये भी इन्हें रिवाइज़ इनका कर लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो ब्रिटिश काल में शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित किया गया था। ब्रिटिश काल में संपूर्ण शिक्षा को प्राथमिक और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के 3 स्तरों में विभाग किया गया था, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इसके बारे में आपने वीडियो देख सकते हैं आप हमारे चैनल पे। नई शिक्षा नीति को लेकर के वीडियो भी डली हुई है, आप उसको वीडियो या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में मुख्य रूप से किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो ब्रिटिश काल में मुख्य रूप से इतिहास, भूगोल, गणित, सामाजिक विषय, कृषि आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में गुरु शिष्य के संबंध कैसे थे। तो ब्रिटिश काल में गुरु शिष्य के संबंध मात्र औपचारिक रह गए थे। देखिए पुराने समय पे क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया था कि गुरु शिष्य के संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे औपचारिक रह गए थे। ब्रिटिश कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत में यूरोपियन साहित्य और विज्ञान का प्रसार करना ब्रिटिश शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। इसके चलते जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो बहुत पीछे छूटती जा रही थी।
कोठारी शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो कोठारी शिक्षा आयोग की नियुक्ति 14 जुलाई सन 1964 में की गई थी। कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी थे। इनके नाम से ही ये कोठारी कमीशन बना था, जिसको कि आपने याद रखना है। और ये कब आया था? 1966 में ये आया था। कोठारी शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो कोठारी शिक्षा आयोग का दूसरा नाम है कोठारी आयोग। अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, देखते हैं हम इस चैप्टर के अंदर। तो ब्रिटिश काल में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? मात्र औपचारिक, जिसका कि ए ऑप्शन सही है। ब्रिटिश काल में छात्रों के शैक्षिक विकास का मापन होता था। कैसे होता था? मौखिक परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा और क्रियात्मक परीक्षा द्वारा, यानी कि इन सभी परीक्षाओं के द्वारा। प्रारंभिक ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान किसने दिया? तो इसमें उल्लेखनीय योगदान दिया है ईसाई मशीनरियों ने, यानी कि ऑप्शन बी। ब्रिटिश काल में किस शैक्षिक योजना ने भारतीय शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो किया था मैकॉले का विवरण पत्र। इन्होंने ब्रिटिश काल में शैक्षिक योजना भारतीय शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित किया था। ब्रिटिश काल शिक्षा के गुण क्या क्या थे? तो ये थे, देखिए, पाश्चात्य भाषाओं को सीखना संभव हुआ, समाज सुधार में योगदान प्राप्त हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ तथा राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। 6 क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रमुख दोष क्या थे? तो इसमें शिक्षा कुछ वर्गों तक सीमित हो गई थी, भारतीय संस्कृति मूल्यों को ठेस पहुंची थी, भारतीय भाषाओं की अवहेलना हुई थी। क्योंकि इसमें देखिए यूनानी भाषा, इन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ था। 7 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में विशेषतः विद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए आयोग नियुक्त किया गया था। तो राधाकृष्ण आयोग नियुक्त किया गया था 1948 या 49 में। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी, और इसका दूसरा नाम मैंने भी आपको बताया था, कोठारी आयोग। अगला चैप्टर देखते हैं, देखिए इसमें है आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद तथा प्रयोजनवाद। तो इसके अंदर देखिए आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद तथा प्रयोजनवाद क्या मतलब, इनके क्या महत्व होते हैं शिक्षा से संबंधित, वो इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? तो आदर्शवाद प्रकृति की अपेक्षा मानव तथा उसके व्यक्तित्व के विकास तथा आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। सेकंड क्वेश्चन है, आदर्शवाद व्यक्ति के किन गुणों को महत्व देता है? तो आदर्शवाद व्यक्ति के आदर्शों, विचारों, भावों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। देखिए ये चीज़ें जो है हमारे जीवन से काफ़ी जुड़ी हुई रहती हैं। हमारा व्यक्तित्व अच्छा है, हमारे आदर्श अच्छे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, तो हमारी शिक्षा भी अच्छी मानी जाती है, हमारी शिक्षा योग्य मानी जाती है। प्रश्न थर्ड है, प्राकृतिकवाद के प्रमुख समर्थकों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिकवाद के प्रमुख समर्थक थे वॉल्टेयर, रूसो, लैमार्क, डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि। फोर्थ क्वेश्चन है, प्राकृतिकवाद के कारण किन शिक्षण पद्धतियों का जन्म हुआ? तो प्राकृतिकवाद के कारण ह्यूरिस्टिक पद्धति, डाल्टन पद्धति, निरीक्षण पद्धति, खेल पद्धति तथा मॉन्टेसरी पद्धति का शिक्षण पद्धतियों का जन्म हुआ। आपको पता ही है बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं जिसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं और उन्हें शिक्षित कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवक्ताओं के नाम लिखिए। तो प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवक्ता CB पियर्स, विलियम जेम्स शिलर तथा जॉन डीवी हैं। 6 प्रश्न है, प्रयोजनवाद बालक में किस सामाजिक गुणों का पक्षधर है? प्रयोजनवाद बालक में समानता, सहयोग तथा सामाजिक निपुणता जैसे सामाजिक गुणों का पक्षधर है। प्रश्न 7 है, प्रयोजनवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो इनके प्रवर्तक का नाम है, प्रयोजनवाद के प्रवर्तक जॉन डीवी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बहुविकल्पीय आदर्शवाद इस बात का संकेत देता है कि संसार को समझाने के लिए मन अथवा मस्तिष्क सर्वोपरि है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्रूबेकर का। सेकंड है, आदर्शवादी फ्रोबेल ने शिक्षण में किस विधि को अपनाने पर बल दिया है? तो इन्होंने खेल विधि को अपनाने पर बल दिया है। खेल विधि से देखिए, आपको पता ही है, प्राइमरी लेवल में जब बच्चा होता है तो खेल विधि से काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा वो सीख लेता है। और काफ़ी सारी विधियां हैं खेल विधि में भी, काफ़ी सारी, हर पार्ट को, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने की अलग अलग विधि टीचर्स जो है इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होंगी। आदर्शवादी किसको महत्व देते हैं? तो आदर्शवादी जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को महत्व देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरोप प्रकृतिवादी शिक्षा का नहीं है? तो इसका सही आंसर है, देखिए, फोर्थ का ऑप्शन ए, पुस्तकों के अध्ययन पर बल। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? तो हर्बर्ट स्पेंसर, ये प्रकृतिवादी है। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान है अमेरिका। निम्नलिखित में से प्रयोजनवाद का रूप है मानववादी प्रयोजनवाद, प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद, जीवन शास्त्रीय प्रयोजनवाद। यानी कि इसका आंसर है ये है सभी। आपको क्या करना है, देखिए, आप वीडियो पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं और इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करके और अच्छे तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। अगला पार्ट है, देखिए, 8th चैप्टर है भारतीय विचारक। तो भारतीय के कौन कौन से विचारक हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा है शिक्षा को लेकर के, जिन्होंने अपने अपने व्यूज़ रखे हैं कि कैसे कैसे शिक्षा होनी चाहिए, कैसे कैसे हम बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें विचारक देखिए कौन कौन है: विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण और गिज्जू भाई बधेखा। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर इनकी जीवन के बारे में है कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे कैसे इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी और उसके बाद इन्होंने क्या क्या शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार पाठ्यक्रम में किन कार्यों का समावेश आवश्यक होना चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार पाठ्यक्रम में रोजगार, खेती, धंधों तथा क्रियात्मक कार्यों का अवश्य समावेश होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कलकत्ता के निकट हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो सन 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक स्थान की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने सन 1901 में आगे चलकर शांति निकेतन को विश्व भारती के नाम से विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सभी को पता है आपको, 2 अक्टूबर सन 1869 ई में पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। जिनका गांधी जी का देखिए बचपन का नाम मैं आपको बता दूं, ये इस चैप्टर में दिया गया था कि बचपन का नाम इनका था मोहनदास। 6th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की? तो ये की थी 1903 में, 1903 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो ये इन्होंने चलाया था, देखिए, 1920 में असहयोग आंदोलन। गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा के मुख्य तत्व लिखिए। तो गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा के मुख्य तत्व हैं प्रेम, सत्य, अहिंसा, निर्भीकता और सत्याग्रह। गांधी जी के व्यक्तित्व से, चरित्र से आप काफ़ी ज़्यादा आप इनके बारे में जानते हैं, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। और जो मेन चीज़ें हैं, देखिए, आपको इन क्वेश्चंस में मिल गई हैं, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके और इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लेंगे और नोट कर लेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है, विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त विवेकानंद जी के बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार है? तो वेदांत और उपनिषद, ये इनके शिक्षा दर्शन का आधार है।
रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस पुस्तक पर मिला था? तो जैसा भी हमने देखा 1912 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि इनकी पुस्तक थी, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। फोर्थ क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद आया है मेरे को। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम भी पूछ सकते हैं कि इनके पिताजी का नाम क्या था। तो इनका नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था। फिफ्थ क्वेश्चन है, गांधी जी का बचपन का नाम क्या था? तो गांधी जी का बचपन का नाम मोहनदास था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास था। गिज्जू भाई के अनुसार बालक की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए ड्राइंग से, लेखन से, गिनती से, पठन से। तो इसका सही आंसर है पठन से। पढ़ने से उसकी शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, गिज्जू भाई की शैक्षणिक पुस्तक का नाम है? तो इसका नाम है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। तो ये इनकी बुक का नाम था। तो देखिए, ये थे हमारे आज की वीडियो के 3 चैप्टर, 6, 7, 8 चैप्टर इसमें हमने कवर किए हैं। और क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं आता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप वीडियो को एक बार लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और आगे आप किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करेंगे, किस सब्जेक्ट पे अगर आपको कोई वीडियो जल्द से चाहिए होगी तो वो भी प्रोवाइड आपको करा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।